हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग सब बहुत अच्छे होंगे। अब देखिए, लगातार थोड़ा सा 2-3 दिन व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं डाल पाए हैं और हमें खेद है कि आपको प्रॉपर वीडियो नहीं दे पाए हैं। लेकिन अब हम वीडियो देखिए, बोर्ड में लिखा हुआ है अध्याय 2 बहुपद। इसका बहुपद के प्रकार और जो भी बेसिक है इसके बारे में फर्स्ट वीडियो डाल चुके हैं। जो भी ना देखा हो उसके बारे में देख लीजिए। और अब हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप कक्षा 9 में बहुपद के बारे में पढ़ा होगा कि शून्य क्या होता है। कोई भी अगर बहुपद है उसमें कोई चर पद होता है और उस चर पद का मान अगर उसमें रख दिया जाता है तो वो पूरे बहुपद को शून्य कर देता है, उसी को शून्य कहते हैं। तो यहाँ पे अगर कक्षा 9 में नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अब सोच में पड़ जाते होंगे कक्षा 9 में तो पढ़ा ही नहीं हमने, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है। देखिए, अगर ये हम कोई भी बहुपद मान लेते हैं कि हमारा ax² द्विघात बहुपद है प्लस bx प्लस c है, तो यहाँ पे ये जो x दिया गया है, ये जो x है, यहाँ पे a≠0 होता है, कभी भी ये 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है ये एक अचर पद है, चर पद है। ये क्या है? चर पद। और ये जो a b c दिए हैं ये आपके अचर पद हैं, ये आपके अचर पद में आते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे ए बी सी को, यानी सी तो अचर पद हो गया, लेकिन एक्स का अगर गुणांक पूछें या x² का गुणांक कहें तो x का गुणांक क्या है? x का गुणांक जानकारी रख लेते हैं क्योंकि गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक देखिए, x के बगल में जो रखा है वो अर्थात b है। x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक देखिए क्या बोलेंगे? a बोलेंगे, क्योंकि x² के बगल में क्या है? a है। लेकिन अब अगर c का गुणांक बोले, कुछ नहीं, अर्थात 1 मान सकते हैं, लेकिन c एक अचर पद है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद को उदाहरण लेकर के गुणांक के बारे में समझा दें। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे रैखिक बहुपद है। क्या होता है रैखिक बहुपद? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? पढ़ चुके हैं आप बहुपद के प्रकार में, रैखिक, लाइनियर, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद जो होता है जिसकी घात क्या हो? जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 1 हो उसको कहते हैं। ये होता किस रूप का है? ax प्लस b इक्वल टू ax प्लस b a≠0। यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जो शून्यक होता है, शून्यक किसी चर पद का वह मान जो बहुपद में रख दिया जाए तो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। अर्थात यहाँ पे मान लेते हैं कि x बराबर क्या, यहाँ पे x का मान कुछ भी मान सकते हैं जो इसको क्या कर दे? 0 के बराबर कर दे। तो मान लेते हैं कि अगर इसका शून्यक निकालना है तो अगर शून्यक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा शून्य के बराबर मानना पड़ेगा। मान लिया कि x का कोई भी मान है जो इसमें रख देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है? शून्य के बराबर। तो यहाँ पे ये आ गया ax प्लस b बराबर किसके? 0 के। करना पड़ेगा क्योंकि मान लिया कि ये x का मान कोई भी रखने पर ये क्या हो गया? शून्य हो गया। अब यहाँ पे ये b को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? ax इक्वल टू माइनस का b। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का b बाई a। अर्थात x का जो शून्यक आया वो क्या आया? माइनस का b बाई a। इस प्रकार से इसका शून्यक निकाल सकते हैं आप। ठीक है,
अब आते हैं, देखिए ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का आप शून्यक इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और ये जो माइनस का b बाई ए आया हुआ है ये गुणांक है और ये x क्या है, शून्यक है, जो यहाँ पे रखने पर ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रख करके देख लीजिएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का b बचेगा, ये प्लस का b घट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वो उतना तो आप कर ही सकते हैं। तो अब देखिए आते हैं हम द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कैसा होता है, मूल रूप, इसका जो मूल रूप होता है ये कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके कोई शून्यक 2 मान लेते हैं। अगर द्विघात बहुपद है तो उसको 2 शून्यक होते हैं, और अगर एक रैखिक बहुपद है तो उसका 1 होता है। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 2 घात बहुपद है तो इसके शून्यक कितने होंगे, शून्यक को मूलक भी बोलते हैं, तो शून्यक कहें चाहे मूल बोलें, शून्यक कितने होंगे, 2। मान लीजिए, माना इसके शून्यक अब पता नहीं है तो मानना पड़ेगा, एक का अल्फा एक का बीटा है। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा हैं तो इनके गुणनखंड क्या होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई 2 गुणनखंड आते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड मान लीजिए 2 है, एक माइनस 3 है। शून्यक यानी 2 रखने पर x की जगह में 0 हो रहा है, और यह माइनस 3 रखने पर ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये शून्यक कहलाएंगे। और अगर इनका गुणनखंड करना है, मतलब गुणनखंड ज्ञात करना है, तो देखिए 2 को इधर लाएंगे, अर्थात x बराबर आपने शून्यक माना था तो x बराबर 2, x बराबर -3, तो ये 2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2, और फिर ये 3 इधर आएगा तो x प्लस 3, यानी ये गुणनखंड हो गए इसके। ठीक है, शून्य को पक्षांतर करते हैं, इधर लाते हैं तो क्या बन जाता है, गुणनखंड। अर्थात इसी प्रकार से हम मान लिए कि अल्फा और बीटा है तो इसके जो गुणनखंड होंगे, गुणनखंड वो किस रूप में होंगे, x माइनस अल्फा होगा एक, और एक होगा x माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि x माइनस 3 और x प्लस 2 आ गया, और यहाँ भी कोई अंक लगा रहता है गुणा में, देखा होगा, सबसे कॉमन निकाल के बाहर रख लेते हैं, तो इस अचर पद को मान लेते हैं k। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके गुणनखंड ये हैं, अर्थात इसका मल्टीप्लाई गुणा करवाने पर पूरा ये आता है। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, यहाँ पे कोई के अचर पद मान लेते हैं, ये इसके गुणनखंड है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ओके, अब यहाँ पे होगा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के मान लिया, यहाँ पे x का गुणा x में कराइए, एक्स स्क्वायर आएगा, ये सूत्र रख लीजिए a माइनस बी और a माइनस बी और a माइनस सी का, यह गुणा करा लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। x का x में एक्स स्क्वायर आया, अब x का b में कराइए तो माइनस का बीटा आएगा, बीटा x, फिर माइनस अल्फा का x में कराइए तो माइनस का अल्फा x, फिर अल्फा का बीटा में कराइए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे के रखा हुआ है, फोकस करिएगा बोर्ड में, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर हो गया, इन दोनों का माइनस बाहर निकाल लीजिए,
जब दोनों बाहर निकल आएंगे तो अल्फ़ा प्लस का हो जाएगा, बीटा भी प्लस का। एक्स को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो ये माइनस निकल गया, ये माइनस निकल गया, तो बचा क्या? प्लस। तो अल्फ़ा को पहले कर दीजिए, बीटा को बाद में कर दीजिए, और एक्स को भी देखिए बाहर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्या बचा? अल्फ़ा इंटू बीटा बचा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के का अंदर गुणा करा लेते हैं। तो के एक्स स्क्वायर फिर माइनस यहाँ के एक्स हो जाएगा बाहर, के एक्स इधर रख सकते हो, एक्स उधर भी रख सकते हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के, इसमें भी देखिए के का गुणा माना गया। अब ब्रैकेट टूट गया। अच्छा, यहाँ से अब क्या करने पर? तुलना करने पर, तुलना करवाते हैं, तुलना करने पर। ठीक है, इस प्रकार से जब हम तुलना करते हैं तो यहाँ पे पाते हैं कि ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तुलना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ए इक्वल टू के आ गया। ओके, अब देखिए क्या करते हैं कि यहाँ तुलना कराइए, ये x रखा हुआ है, ये x रखा हुआ है, b की पूरी वैल्यू क्या मानी जाएगी? x को हटा दीजिए तो k अल्फ़ा प्लस बीटा, ये b बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुलना करते हैं कि bx बराबर किसके हो जाएगा? bx बराबर माइनस पूरा है, तो माइनस का kx कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, यहाँ से क्या हो करेंगे कि x को x से उड़ा देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा b बराबर माइनस का k अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आप देख क्या रहे हैं कि a का मान k दिए, यानी k की जगह में हम a रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे k की जगह में अगर ये रख सकते हैं a को, तो रख दीजिए, माइनस का a हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इधर माइनस है तो मतलब इधर वैल्यू ऋणात्मक है, तभी उधर माइनस लगा हुआ। इधर माइनस ना लगा के इधर लगा सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस का b बाई ओ, b इक्वल टू ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे a को पक्षांतर करिए तो बचेगा क्या? माइनस का b बाई ए बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए, यही है शून्यकों का योगफल। अर्थात हम कह सकते हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाई ए होता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट करते हैं। ये देखिए प्रूव रहा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हम प्रूफ सहित इसको पढ़ा दिए। वैसे प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। आप सोचते होंगे कि बोर्ड में प्रूफ आ जाएगा, इसका प्रूफ नहीं आता, ओनली सूत्र का यूज आता है। हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या यूज है। ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। अब यहाँ पे क्या कर, शून्यकों का योगफल निकला, अभी इसका शून्यकों का गुणनफल रह गया। ठीक है, अभी इससे जो है यहीं पे नोट कर लीजिए, इतना तो हमारा लगाया है। अब हम क्या करते हैं, खाली इतना यहाँ से देखिए c और यहाँ से ये इक्वल टू है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो यहाँ पे आप तुलना किए हैं, c बराबर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू के। ठीक है, के की जगह में आप जानते हैं अभी निकाले थे ना, a बराबर के, ये देखिए a की जगह में k है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे a रख दीजिए, तो c बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा a आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे a को इधर लाइए तो आ जाएगा c बाई a बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। c बाई ए, c क्या है?
एक अचर पद है। भाई उसमें हिंदी बताने को भूल गए थे, तो समझ लीजिएगा, अभी हम बता रहे हैं। अचर पद, ये सी क्या है, अचर पद, और बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, खैर हिंदी का कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर निकला था माइनस का बी बाई ए, अर्थात बी क्या है, बी यहाँ पे देखिए एक्स का गुणांक है, अर्थात कह सकते हैं कि एक्स का गुणांक बटे में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इस प्रकार से हमारे द्विघात बहुपद का शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित होता है। इसको नोट करें, अच्छे से दिखाई दे रहा है ना सभी को? ठीक है, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब देखिए आते हैं त्रिघात बहुपद। देखिए अब आते हैं हम त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद में ज़्यादा हम डेरिवेशन नहीं करना चाहते हैं, आपको खाली ओनली सूत्र बताए दे रहे हैं, आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद होता कैसा है, इसका मूल रूप है एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके शून्य कितने होंगे, तो इसके शून्य तीन होंगे। कितने होंगे, तीन, क्योंकि त्रिघात बहुपद। अच्छा, तीन होंगे तो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये शून्यक है, तो हम शून्यकों का अगर डायरेक्टली देखते हैं, शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस का बी बाई ए। क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। ठीक है, अच्छा, बी बाई ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे क्या करते हैं, दो शून्यक लेंगे का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल का योग करना है, दो शून्यकों के गुणनफल का योग करना है। ठीक है, तो दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। ये सी ले लिया। अच्छा, सी क्या है, एक्स का गुणांक बटे में क्या आ रहा है, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या बचा, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, खाली शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होगा, माइनस का डी बाई ए। अच्छा बच्चों, ये डी क्या है, एक अचर पद है, तो अचर पद बटा क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, अब हम शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध में जो संबंध सूत्र पढ़े हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, और उसके बाद देखिए बहुपद में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले, आप इन सूत्रों को पहले भी रिपीट कर चुके होंगे, कुछ याद भी होंगे, लेकिन फिर भी एक नज़र डाल लीजिएगा। ठीक है, होता क्या है कि आपने बचपन में पढ़ा या पिछली कक्षा में पढ़ा तो सूत्र भूल जाते हैं,
या किसी रफ में लिख करके रखा हुआ है, वो याद नहीं रहता, 1 साल बाद भूल जाता है, तो उसको ज़रूर हमें रिपीट करना चाहिए, देखना चाहिए। तो इस बहुत ही हेल्पफुल फार्मूले हैं, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है।